वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, बार्सिलोना ने गिताफे के अगेंस्ट काफ़ी बड़े मार्जिन से 4-0 से गेम जीता और बहुत अरसे के बाद हम लोगों ने एक कन्विंसिंगली मैच जो है वो बार्सिलोना को जीतते हुए देखा, और वो भी होम पर, क्योंकि इस पूरे सीज़न में हमने होम पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की है और होम पर हम लोगों की परफॉर्मेंस थ्रू आउट द सीज़न ला लीगा में अच्छी नहीं रही। तो वहाँ पर हमने गिताफे के अगेंस्ट 4-0 से मैच जीता और क्लीन शीट भी हमें मिली। और देखिए, अगर हम पिछला मैच नेपोली की बात करें तो नेपोली की गेम में भी हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी थी कंपैरेटिवली, जो उससे पिछली गेम्स में हम लोग जिस तरह से परफॉर्म करते आए हैं। तो उसी गेम का मोमेंटम, नेपोली वाली गेम का मोमेंटम जो है वो हम इस गेम में लेकर आए और एक अच्छी परफॉर्मेंस दी। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग नेपोली की गेम में जो है वो मैच जीत नहीं पाए थे, क्योंकि मेरे ख्याल में हमें कम से कम भी जो अगर अगर नेपोली ने गोल भी स्कोर किया था हमें, तो हमें फिर भी वो गेम 2-1 से जीतनी चाहिए थी, क्योंकि हम लोग काफ़ी बेहतर जो है वो नेपोली से खेले थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि शायद वी कैन से दैट वी आर पीकिंग एट द राइट टाइम। और हम लोग अब क्योंकि सीजन के एंड की तरफ जा रहे हैं, और अभी जो इन दो गेम्स की बात की जाए, जो रिसेंटली दो गेम्स हमने, एक ला लीगा में गताफे के अगेंस्ट खेला और नापोली के अगेंस्ट खेला, तो दोनों गेम्स में हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही। और ऐसी परफॉर्मेंस रही जहां पर क्लीन शीट भी मिली, जहां पर हमने 4 गोल भी स्कोर किए, और जहां पर हमने अर्ली जो है गोल कंसीड भी नहीं किया, और ऐसा मैच खेला जहां पर हम लोगों के हाथ पांव नहीं फूले कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और अगर हम टेबल की बात करें तो हम लोग इस वक्त फॉर द टाइमिंग एटलीस्ट सेकंड पोजीशन के ऊपर हैं। 5 पॉइंट हम लोग रियल मैड्रिड से पीछे हैं, और जिरोना से जो है वो हम लोग 1 पॉइंट अप हो चुके हैं। ठीक है, उन दोनों टीम्स की एक एक गेम जो है वो अभी बाकी है इस वीक की। अगर वो वहां पर फॉर एग्जांपल अगर रियल मैड्रिड पॉइंट लूज कर देता है अगेंस्ट सविया, तो वहां पर अब बार्सिलोना के पास जो है वो थोड़ा सा एक होप जरूर नजर आएगी। क्योंकि देखें, जब तक ये ला लीगा खत्म नहीं होती ना ऑफिशियली मैथमेटिकली, तो तब तक जो है वो हम लोग होप तो कर सकते हैं। और टीम भी पिछली दो गेम्स की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो दो गेम्स की परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट रही है। और ये बात भी जो है वो कंसिडर करने वाली है कि बार्सिलोना की, मैं हमेशा एक बात बताता रहा हूँ कि बार्सिलोना की इस सीजन में सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में स्पेशली काफ़ी मुश्किल गेम्स हैं जो हमने अवे खेलनी है। फॉर एग्जांपल क्लासिको होगा एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, हम लोगों को जो है वो अवे खेलना है, और इसके अलावा और भी गेम्स जो है वो मुश्किल गेम्स अवे खेलनी है। तो अगर आपको ला लीगा जीतना है तो भैया आपको ये गेम्स तो जीतनी पड़ेंगी, और साथ में होप करना पड़ेगा कि रियल मैड्रिड जो है वो पॉइंट लूज करे। और एटलीस्ट अगर कुछ नहीं तो यहाँ से अगर हम सेकंड पोजीशन भी लेते हैं तो फिर भी मेरे ख्याल से जो वो काफ़ी फेयर रहेगा। गेम की अगर हम बात करें तो भैया आपको पहले लाइनअप बता देते हैं। लाइनअप में देखिए, टर स्टेगन ने एज यूजुअल स्टार्ट किया, उसके बाद सेंटर बैक्स में अरोहो और कोबारासी ने स्टार्ट किया था। लेफ्ट बैक आपके थे कैंसिलो, राइट बैक पे खेले थे कुंदे, और सेंटर पोजीशन के ऊपर तीन प्लेयर आपके जो थे वो फ्रैंकी डियोंग थे, क्रिस्टियनसेन थे, और उसके बाद गुंडागुन ने स्टार्ट किया था। आज लामीन यमाल को रेस्ट कराया गया था और वहां पर खेल रहे थे आपके रफीनिया, और लेवेंडोस्की एज यूजुअल स्ट्राइकर खेल रहे थे, और लेफ्ट के ऊपर जॉ फिलिक्स ने स्टार्ट किया था काफी दिनों के बाद, इंजरी के बाद। मतलब पिछला गेम उन्होंने कुछ मिनट्स खेले थे नापोली के अगेंस्ट, लेकिन आज उन्होंने गेम स्टार्ट किया। अगर गेम की बात की जाए तो यार थोड़ा सा मुझे शौक इसलिए लगा कि गेताफे इतनी आसान टीम नहीं है जितना लग रहा था। जिस जो स्कोर लाइन आपको बता रही है, क्योंकि पिछली कुछ गेम्स जो है वो गेताफे के अगेंस्ट हम लोगों ने उनके पॉइंट्स नहीं लिए थे, आई मीन मैच नहीं जीते थे, और गेम्स हमने उनके अगेंस्ट ड्रॉ ही की थी और पॉइंट्स ड्रॉप किए थे हमने। तो काफ़ी हाई लाइन खेल रही थी गेताफे, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था। और उस हाई लाइन की वजह से भी जो है हमें थोड़ा एडवांटेज, और हमने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। अब अगर हम लोग गेम प्ले की बात की जाए तो देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि गेताफे काफ़ी हाई लाइन खेल रही थी, जिसकी वजह से जो है वो हम लोगों को थोड़े से चांसेस मिले। पहले हाफ में हम लोगों ने चांसेस बहुत ज़्यादा ज़ाया किए, और अगर रफीनिया की बात की जाए तो रफीनिया को मेरे ख्याल में तो पहले हाफ में हैट्रिक करनी चाहिए थी। लेकिन फिर रफीनिया रफीनिया है, और रफीनिया ने जो है वो मतलब चांसेस अपने मिस किए, और फिर उसके बाद एक गोल भी स्कोर किया जो कि बड़ा ही खूबसूरत पास था कुंदे की तरफ से। अब वहां पर भी देखा जाए तो रफीनिया मेरे ख्याल में थोड़े से सेल्फिश थे, अगर क्योंकि 1-1 सिचुएशन पे आ गए थे, लेफ्ट पे फेलिक्स थे, अगर वो हल्का सा पास करा देते तो बिल्कुल ओपन गोल होता। मतलब आपको चांस लेने की जरूरत क्या है, आपको सेल्फिश होने की जरूरत क्या है? तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें जो है ना बहुत ज्यादा काउंट करती है, स्पेशली जब आप
अपने पॉइंट लूज़ कर जाते हो ना, तो फिर ये चीज़ें आपको याद आती हैं कि यार अगर ये हम गलती ना करते तो शायद जो है वो हम लोग वो 3 पॉइंट पूरे ले लेते। तो ख़ैर इसी तरह से अगर हम बात करें जो फ़िलिक्स की, तो वहाँ पर भी उनका भी कुछ इसी तरह से मिला-जुला काम रहा कि वो भी कुछ सेल्फ़िश रहे। जिस दिन जो फ़िलिक्स खेलते हैं तो उस दिन तो वो ऐसा खेलते हैं कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर नज़र आते हैं और उन जैसा प्लेयर जो है वो कोई नज़र ही नहीं आता हमें। लेकिन फिर वही बात है कि वो सेल्फ़िश भी हुए, चांसेस भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिस किए। तो अगर आपको बड़ी गेम्स जीतनी है, जैसे मैंने बताया कि इस सेकंड हाफ ऑफ द सीज़न में कुछ बड़ी गेम्स आपकी आने वाली हैं जो कि आपको जीतनी ज़रूरी है। अल क्लासिको भी आएगा और उसके अलावा भी गेम्स आएँगी, तो आपको जो है ये चांसेस मिस नहीं करने। हमने पिछला क्लासिको भी इसी वजह से हारा था। और अगर हम बात करें डिफेंस की, तो यार देखो कुबरासी क्या बंदा है यार, कि मतलब मज़ा आ गया उसकी गेम देख के। और मैंने उसको पहली दफ़ा जब देखा था तो मैंने उस वक्त ही कहा था कि ये बंदा बारसा लेजेंड बनेगा। अगर ये बंदा बार्सिलोना में 10 साल की फुटबॉल खेल गया, 16 साल का वो लड़का है, और जिस तरह की वो परफॉर्मेंस, काम कंपोज, और उस बंदे की डिस्ट्रीब्यूशन इतनी अच्छी है, उसको पता है कि किस टाइम पे मैंने टैकल मारना है। तो जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहा है, तो वो बंदा वाकई में लेजेंड बनेगा। रोहगी की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, ओवरऑल सबकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। कुंदे की परफॉर्मेंस आज बहुत ज़्यादा अच्छी रही है, और कुंदे ने एक असिस्ट भी दिया, बॉल रिकवरी भी उनकी बहुत अच्छी थी, उनके लॉन्ग बॉल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और इस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो हमें कुंदे से चाहिए। और मतलब कुंदे पिछली गेम्स में कुछ ये है कि पहला हाफ अगर अच्छा खेल जाते हैं तो सेकंड हाफ में 60-70 मिनट के बाद उनकी गलतियां जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आज की गेम में क्योंकि शायद गिताफे जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइन भी खेल रही थी, तो अच्छे लॉन्ग पासेस जो है वो कुंदे ने निकाले। और उसके अलावा अगर हम लोग आपकी मिडफील्ड की बात की जाए, तो फ्रैंकी डियोंग का पहला हाफ को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, कुछ बॉल्स उन्होंने लूज भी किए थे। लेकिन जिस तरह गेम जो है वो बढ़ती गई, तो वैसे-वैसे जो है वो उनकी परफ़ॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती चली गई। और उसके अलावा क्रिस्टियनसन, देखो यार क्रिस्टियनसन को के बारे में कुछ लोग उनकी बड़ी तारीफ़ करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि यार नहीं, वो सीडीएम मटेरियल नहीं है। तो देखिए यार, सीडीएम मटेरियल तो वो ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि वो तो डिफेंडर हैं और इस वक़्त मजबूरी के तहत वो बार्सिलोना में इस वक़्त वो सीडीएम की पोज़ीशन पे खिला रहे हैं चावी उनको। लेकिन उनकी इस गेम की परफ़ॉर्मेंस जो है काफ़ी डिसेंट परफ़ॉर्मेंस रही है, तो ज़्यादा क्रिटिकल मेरे ख़्याल में नहीं होना चाहिए उनके बारे में। गुंडोगन एज़ यूजुअल वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, और मेरे ख़्याल में बार्सा का जो इस पूरे सीज़न का जो टॉप प्लेयर है, वो अगर कोई एक पिक करना हो तो मैं तो गुंडोगन को ही पिक करूँगा। लेवेंडोस्की ने यार फिर एक सिटर मिस किया, मतलब बड़ा ओपन चांस था, वो उनको मिस नहीं करना चाहिए था। जब से विक्टर रूक आए हैं उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है, मतलब पिछले 4-5 गेम्स में वो हर गेम में ऑलमोस्ट गोल स्कोर कर रहे हैं। तो जो चांस उन्होंने आज मिस किया था वो उनको मिस नहीं करना चाहिए था। इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मतलब आपको कभी-कभी जो है ना वो आपकी फ़ॉर्म, अगर देखें आपकी फ़ॉर्म अगर गिरी भी हो और आप गोल ऐसे-वैसे भी निकाल लें ना किसी तरह से, तो आपकी फ़ॉर्म वापस आ जाती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। और जब आप इस तरह के गोल्स मिस करेंगे तो फिर एक बड़े प्लेयर का जो कॉन्फिडेंस है ना वो भी फिर नीचे गिर जाता है। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस, काफ़ी दिनों के बाद अच्छी परफॉर्मेंस थी। रफीनिया की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी रही है, उन्होंने एक असिस्ट भी किया, एक गोल भी स्कोर किया, मैन ऑफ द मैच भी वो रहे। लेकिन फिर भी ये है कि तो मेरे ख्याल में कि वो उनको 1-2 गोल और स्कोर करने चाहिए थे, क्योंकि इस तरह के मौके जो है वो हमें नहीं ज़ाया करने। और जब आप बार्सिलोना को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो है ना वो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि इस क्लब का स्टैचर कुछ इस लेवल का है। बाकी उसके अलावा कुछ खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करता चलूँ कि फ्रैंकी डियोंग के बारे में एक अच्छी खबर ये आ रही है कि डेको के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो उनकी मुलाकात हुई है डेको के साथ। और हो सकता है कि जो डेको और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो उनके एजेंट हैं उनके साथ जो है वो मामला तय पा जाएँ, और उसके बाद जो है वो थोड़ा-सा जो प्रॉब्लम चल रही है उनके कॉन्ट्रैक्ट को लेके, वो हो सकता है कि एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए। तो नेगोशिएशन अच्छी तरफ जा रही हैं, जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं। आई होप के फ्रैंकी डियोंग जो है वो बार्सिलोना में ही रुके, क्योंकि यार देखो अगर फ्रैंकी डियोंग चले जाते हैं ना, तो हम अब पहले ही एक सीडीएम पोजीशन के ऊपर बंदा देख रहे हैं, और अगर फ्रैंकी भी चले गए ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा एक और बंदा ला के और फ्रैंकी आपका चला जाए। क्योंकि फ्रैंकी डियोंग यार जब खेल रहे होते हैं ना, और जिस तरह से वो पासेस दे रहे होते हैं, फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेल रहे होते हैं, और जिस तरह से वो ड्रिबल कर रहे होते हैं, कभी-कभी मुझे इनिएस्टा की याद जो है ना वो आ जाती है। और बहुत ही काम कंपोज़ होकर वो खेलते हैं, बड़ा कॉन्फिडेंट है ऑन द बॉल।
तो फ्रैंकी डियोंग को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहिए। दूसरी तरफ खबर आ रही है टेर स्टेगन के बारे में कि उस सऊदी अरेबिया से कोई बड़ी ऑफर जो है उनके बारे में आ रही है। देखो यार, अगर आप जानते हैं कि बार्सिलोना के इस वक्त जो का फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो वो तो चले ही आ रहे हैं, और टेर स्टेगन के को अगर हम सेल करते हैं तो कितनी अमाउंट में सऊदी अरेबिया में वो जाएंगे, वो एक सवाल होगा। देखिए ऑलमोस्ट देखा से 30 की रेंज, 30 के अराउंड तो उनकी एज हो चुकी है ऑलरेडी। मैं ये कहूंगा कि यार, अगर अच्छी ऑफर आती है ना, तो आपको अपने प्लेयर्स आइडेंटिफाई करने हैं कि आप किन प्लेयर्स को रखोगे और किन प्लेयर्स के बगैर आपका गुजारा हो सकता है, और किन प्लेयर्स की आप रिप्लेसमेंट निकाल सकते हो। जैसे फ्रैंकी डियोंग है, मैं नहीं कभी भी चाहूंगा कि वो छोड़कर जाएं, क्योंकि उनको रिप्लेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा आपको प्लेयर्स आइडेंटिफाई करने होंगे। देखिए, अगर टेस्ट टेकन चले जाते हैं ना, तो फिर आपको ये देखना होगा कि उनकी जगह पे कौन सा प्लेयर है। अगर मार्केट में कोई ऐसा प्लेयर अवेलेबल है जो सस्ते में, जो स्वीपर कीपर भी हो, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छी हो और वो सेव भी बहुत अच्छे करते हो, कोई ऐसा अगर आपको नज़र आता है, तो फिर आप उनको बेशक जाने दें। आप जो है उनके बेच कर जो है वो पैसा जनरेट कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। खैर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के जो बारे में जो भी इस वक्त सिचुएशन बारसा की चल रही है, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा काफ़ी डिटेल के साथ, और वहाँ पर मैं आपको पूरी सिचुएशन जो है वो समझाऊंगा, बताऊंगा कि बारसा को क्या करना होगा इन सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। और ये थी आज की गेम। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। बार्सिलोना ने एक अच्छा गेम जीता। आई होप कि बार्सिलोना यहाँ से अपनी फॉर्म को कंटिन्यू करेगा, चैंपियंस लीग में भी और ला लीगा में भी। विस्कल बारसा।